ये बजट हेडलाइंस रही और डिटेल में हम खबरों पर जाएं उससे पहले सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ ने बजट के बड़े दिन पर एक बार फिर बता दिया है कि वो दर्शकों के दिल में बसने वाला चैनल है। आज आवाज़ के यूट्यूब चैनल पर अपनी लीडरशिप को एक बार फिर उसने साबित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान सीएनबीसी आवाज़ के यूट्यूब चैनल पर एक वक्त में 7,65,000 से ज़्यादा दर्शक जुड़े, जो कि आवाज़ के निकटतम प्रतिद्वंदी से करीब 4 गुना ज़्यादा था, जो देश के दिग्गज जनरल हिंदी न्यूज़ चैनल से 6 गुना ज़्यादा था। सीएनबीसी आवाज़ देश के किसी भी चैनल से आज आगे रहा, चाहे वो बिजनेस चैनल हो, चाहे वो हिंदी का चैनल हो, चाहे वो इंग्लिश का चैनल हो, चाहे वो किसी भी जॉनर का चैनल हो। और आज सीएनबीसी आवाज़ को ये मुकाम देने के लिए, सोशल मीडिया पर इतना प्यार देने के लिए और टीवी पर भी इतना प्यार देने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से बेहद शुक्रिया। चलिए अब विस्तार से देखते हैं बजट की खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना नवा आम बजट पेश किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इधर वित्त मंत्री ने बजट में देश के विकास के लिए 3 कर्तव्य तय किए हैं: विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास। बजट में वित्त मंत्री ने रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। वहीं बजट में ग्लोबल अनिश्चितता और घरेलू मांग को बूस्ट करने के लिए दिशा में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में सेमीकंडक्टर्स के लिए खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वहीं डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बायो फार्मा शक्ति का ऐलान किया गया है, जिसके लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। इधर बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस दर घटाई गई है। 17 एंटी कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट मिली है। वहीं जो विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं, उनकी विदेश से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। बजट में 7 रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत में ही 3 कर्तव्यों और 6 कोर एरिया का जिक्र किया, जिस पर पूरा बजट आधारित था। Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को विकसित भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इससे एमएसएमईज को लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत मिलेगी, साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई रफ्तार भी मिलेगी। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। बाजार के दिग्गजों की बजट को लेकर क्या राय है, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। ये जो एसटीटी वाला जो था ना, थोड़ा उसके कारण से थोड़ा सा ठंडा हो गया दिमाग। But it's a very short-term thing. But otherwise, I think budget was very balanced. We must not forget the backdrop of budget making. कि भाई India is the fastest growing economy. There is a massive global challenge in terms of geopolitics, geoeconomics, जो भी हो रहा है सब. And जो changes हो रहे हैं,
they're also very sharp. जैसे मतलब Microsoft can drop by 12% in a day. Indonesia can drop by 12% in a day. So बढ़ता भी वैसे है 10-12%, 15% बड़े-बड़े कंपनी. So market is extremely volatile right now. We have to be very careful. So उस टाइप के बैकड्रॉप में आपका ये बजट मेकिंग हुआ है. So broadly तो ऐसा मतलब इसका स्टेटस को काइंड ऑफ थिंग continuing to remain a growth economy and और बहुत सारे ग्रोथ इम्पेटस है. लेकिन मेरे ख्याल से 1,000 pound gorilla is the data center tax exemption for next 22 years. ये बहुत बड़ा है. मार्केट का थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी ना इस बार थोड़ा अनरीजनेबल था, बिकॉज अगर आप देखिएगा कि आपने इतना बड़ा लास्ट ईयर इनकम टैक्स कट दिया, इतना बड़ा जीएसटी का कट दिया, इन बिटवीन रेवेन्यू इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर. अब उसमें अगर आप जाके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हट जाएगा और सिर्फ फॉरेनर्स के लिए हट जाएगा, तो थोड़ा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन था. मैं तो प्री बजट में बोल के ही आया कि ये मेरे हिसाब से ये कुछ होने वाला नहीं है. तो थोड़ा मार्केट का पोजीशनिंग था. और थोड़ा ये जो एसटीटी का जो रेट हाइक आया ना, दिस इज क्लियरली अनएक्सपेक्टेड. So that is kind of sentiment dampener in the short term, immediate 1 or 2 days or few days. Maybe they have done it to reduce the speculation generally. ये बजट का ना बहुत सारी चीज़ें अभी ऑफ बजट में हो जाती है. मैं आपको खुद बोलता हूँ, अगर वो जीएसटी का कट 4 महीना पहले आने की बजाय आज अगर आता था, अपन सब बोलते थे बहुत बम्पर बजट है, एकदम फिनोमिनल बजट है. वो तो बजट के बाद पर कर दिया ना सरकार ने. तो मैं बोलूँगा ये ऑब्वियसली रिएक्शन 1-2 दिन रह सकता है मार्केट का, बट अपन लोग वापस बैक टू बेसिक्स हैं. अगर आप डिटेल में बजट को देखिएगा तो काफ़ी सारा चीज़ किया है जो करना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर एक जो सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी माइन्यूट में जाके काफ़ी सारी चीज़ें करी हुई है. तो अपने बैक टू बेसिक्स हैं. 2 दिन के बाद अपने वापस से अपने को बॉटम अप जाके स्टॉक आइडियाज़ खोजना है और इन्वेस्ट करना है, और वही इंडिया स्टोरी है. थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मे बी डोंट डू एनीथिंग. यू नो, आई थिंक जब भी लास्ट ईयर भी 10 से 12.5% कैपिटल गेन टैक्स किया था, उसका कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं. किसी ने कैपिटल गेन्स बनाए ही नहीं तो टैक्स तो आया ही नहीं. अननेसेसरी अपना वो एक सेंटिमेंट है ना, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है. मे बी फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कुछ सोच के ही किया है, बट ऐसे भी बजट से आजकल ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते नहीं हैं, बिकॉज सब कुछ तो बजट के बाहर ही हो जाता है. जैसे जीएसटी कट हुआ, वो भी बजट के बाहर ही हो गया था. बट एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यू नो एक मैसेजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. और आपने कहा कि कैपिटल मार्केट खाली अकेला नहीं है, यू हैव टू लुक एट द फुल इकोनॉमी. लेकिन कैपिटल मार्केट तो कैटलिस्ट है ना इकोनॉमी की. इसके लिए बाजार भी आपने चालू रखा है ना आज के दिन, और तो कोई मार्केट चालू नहीं है. तो आई थिंक कैपिटल मार्केट इज़ द मेन कैटलिस्ट फॉर एनी इकोनॉमी. और उसको इट्स अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग यू नो इनफ्लो इनटू इक्विटी, इनफ्लो इनटू फिक्स्ड इनकम, जो बहुत ज़रूरी है. अगर वो इनफ्लो ही नहीं आएगा, आज गवर्नमेंट को भी बोरो करना है, 17 लाख करोड़ का ग्रॉस बोरोइंग है. अगर वातावरण अच्छा रहा तो बोरिंग बहुत आसानी से हो जाएगा. नहीं तो हम भी जापान और यूएस के जैसे वी विल आल्सो सी 30 ईयर 40 ईयर हाई इंटरेस्ट रेट्स, एंड देन थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. आपने जो कैपेक्स नंबर दिया 12.2 लाख करोड़ का, उस पर आपकी बैंक क्रेडिट ग्रोथ कहाँ पे आएगी अगर आपने एक्सपेक्टेड दे दिया है? सो आई थिंक देयर आर टू मेनी pressure points. This will put pressure on bond yields. और जो हम market valuation की बात करते हैं, I am sorry, I'm becoming a little textbook here because I'm a student of economics. एक तरह से market valuation ये होता है कि आप 10 year को inverse कर दीजिए. तो जितना आपके 10 year पे pressure पड़ेगा उतना आपके valuation depress हो जाएंगे. तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा ले लें, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मुझे यहाँ से 27,000 28,000 निफ्टी इस साल में कैसे मिल सकता है? तो वैसे तो बातों बातों में आ गया, लेकिन आज बजट में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने बाजार का मूड बुरी तरह से खराब कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया. To raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively.
बजट में एफएनओ ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ाए जाने पर रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने सफाई दी है। अरविंद श्रीवास्तव ने कहा है कि एफएनओ मार्केट में स्पेकुलेशन पर सख्ती के लिए ये कदम बढ़ाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि दरें बढ़ाने के बाद अभी भी ये काफ़ी कम है। It is felt that when you look at the volume of transactions in futures and options, whether you compare it to the size of GDP or size of the underlying securities market, it is largely in the realm of heavy speculation, which results in losses to small, retail, unsophisticated investors. And the government's intention is to discourage speculative tendencies, and the increase in rate is essentially in that direction. So it is meant to essentially handle the systemic risk in derivative markets. Even after this increase, however, the rates of STT will remain modest compared to the volume of the transactions that is happening there. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिटेल निवेशकों को एफएनओ ट्रेडिंग से सतर्क करने के लिए एसटीटी बढ़ाया गया है। उन्होंने साफ किया कि सरकार एफएनओ ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर रिटेल निवेशकों को सतर्क करने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। मैम, मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ, सीएनबीसी आवाज़ से। मैम, मेरा सवाल यही है कि जो सवाल एसटीटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से। मैम, यहाँ पे मैम जो पॉलिसी है फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। और दूसरा कि जो एसटीटी बढ़ाया गया है, बहुत ही जैसे रेवेन्यू सर ने कहा कि बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है, तो क्या इससे जो सरकार की पॉलिसी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे जो बहुत हाई रिस्क की इंस्ट्रूमेंट है उनमें निवेश से एक तरह से कॉशन करने की पॉलिसी है, तो क्या इससे ये मकसद हासिल होता है क्या? I'll ask the Revenue Secretary to go into the details, but आपका विषय जो मकसद के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मैं पिछले बजट के समय में भी इसका एक्सप्लेन भी की। We are touching only the futures and options. STT अदरवाइज बाकी सब का ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं किया, मगर जहां स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन ज्यादा और समटाइम्स हाईली रिस्की, क्योंकि हमें मैसेज आता है लोगों से कि इधर बहुत लॉस भी फेस कर रहे हैं लोग जिनके हाथ में इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जिससे वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। सो दिस नॉमिनल इंक्रीज इज प्योरली एम्ड एट हाई स्पेकुलेशन, ओनली टू डिटर देम। मकसद बोल रहे हैं, हाँ, उनको थोड़ा डिस्करेज करने के लिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, जरूर एक्टिविटी जो होता है उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मगर इतने लॉस और इतने छोटे छोटे लोग का लॉस को सरकार देखकर कैसे आप चुप रह सकते हो? डिटर करो थोड़ा उसको पीछे हटने के लिए, बस उतना ही। सीआईआई के प्रेसिडेंट और ईवाई इंडिया के सीईओ राजीव मेमानी ने बजट को पॉजिटिव बताया। राजीव मेमानी ने कहा कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है। बजट से पहले हर किसी की निगाहें होती कि टैक्स के मोर्चे पर क्या कुछ किया जा रहा है, तो ओवरऑल बजट से जो एक्सपेक्टेशन था उस लाइन पे बजट को आप मान रहे हैं, और खास तौर से टैक्स के लिहाज से? तो मैं पहले ओवरऑल बताऊंगा। मेरे हिसाब से ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, कंटिन्यूटी है जो पुराने बजट्स में देखा, मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है, कई सेक्टर्स में खासकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने जो 7 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं प्लस लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बढ़ाया है, वो 1 लाख करोड़ से, वो बहुत पॉजिटिव है। और कई एरिया जैसे हाई स्पीड रेल वगैरह किया है, वो भी बड़ा अच्छा है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो 1000 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में जहाँ 10% का इंसेंटिव दे रहे हैं, कैसे वर्कआउट करेगा समझना पड़ेगा, बट अमाउंट 100 करोड़ काफ़ी है 1000 करोड़ के बॉन्ड के लिए। तो दैट मीन्स रियली म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को पुश करना चाह रहे हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी वैसे कर रहे हैं। तो ओवरऑल इन सब और मैंने देखा कि काफ़ी हद तक फोकस ये है स्किलिंग कैसे ठीक करें, इकोसिस्टम कैसे डेवलप करें, और कई सेक्टर्स जैसे डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स
और कई बाकी सेक्टर्स भी है, जैसे न्यूक्लियर पावर में कस्टम्स ड्यूटी को बेनिफिट दे दिया, सेमीकंडक्टर्स में अलग बेनिफिट दे दिया। तो कई जो और एमएसएमईज को बहुत बेनिफिट दिया है। जो तो बेसिकली हो क्या रहा था, जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन था कि हम लोग घरेलू मोर्चे पर मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा बूस्ट करेंगे, तो जो अंतर्राष्ट्रीय हालात उथल पुथल था उससे हम लोग ज़्यादा ये मजबूती से लड़ पाएंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर पे फोकस करना, उसके लिए जो कुछ बजट में किया वो काफ़ी है। काफ़ी है, मतलब देखिए अब और फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो और पता चलेगा, पर जो बजट स्पीच से पता चला उससे लगता है जो फोकस एरियाज हैं, जो अमाउंट एलोकेशन है, जो स्किलिंग पे फोकस है, कस्टम्स ड्यूटी रैशनलाइजेशन पे जो फोकस है, कस्टम्स ड्यूटी सिंप्लीफिकेशन में फोकस है, जो उन्होंने सेफ हार्बर रूल्स क्रिएट किए हैं वो जीसीसीज के लिए, आईटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। सेफ हार्बर्स रूल जीसीसी के लिए और डेटा सेंटर के लिए आपको लगा था इतने लंबे समय के लिए देंगे? हाँ, सेफ हार्बर है वो तो है ही है, मतलब वो समय नहीं है उसमें, 5 साल का है, वो तो ठीक है। टैक्स हॉलीडे इतना मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये देखकर सरप्राइजिंग लगा कि उन्होंने 2025 से 2047 तक, मतलब या 2026 से 2047 तक 21 साल के लिए, तो डेटा सेंटर्स के लिए अब जो एक तो इंडियन डेटा का जो कंजम्पशन है वो है ही है, पर लोग डेटा सेंटर में जो इन्वेस्ट करेंगे, बाहर की भी अगर जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, और आप अगर एसोसिएट एंटरप्राइज को कर रहे हैं तब भी 15% का आप ट्रांसफर प्राइसिंग मार्कअप ले सकते हैं। तो वो क्लैरिटी जो है उससे काफ़ी डेटा सेंटर्स को काफ़ी इंकरेजमेंट मिला है। बायबैक टैक्स के लिए भी काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि भाई बायबैक टैक्स में रिलीफ मिला जाए, तो वो भी उन्होंने रिलीफ दिया। 2-3 साल पहले जब उन्होंने प्राविधान लाया कि भाई सब कुछ डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, उसको बदला और अभी कैपिटल गेन्स की बायबैक को समझाएंगे कैसे ये रिलीफ के तौर पर देखा जाए, और तो बायबैक से कैसे अंतर? बायबैक में पहले होता था कि भाई पहले कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट करते थे, फिर उसके बाद बायबैक टैक्स था, फिर ये था कि जो डिविडेंड की तरह उसको ट्रीट करेंगे, तो वो उससे काफ़ी बायबैक वर्चुअली बंद सा ही हो गया था। तो कई लोगों ने बोला कि भाई बायबैक है, आज हम शेयर बेच रहे हैं, इसको आप डिविडेंड की तरह नहीं ट्रीट करिए। तो इसमें जो वित्त मंत्री उन्होंने जो घोषणा की उससे ये लगा कि जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए ये अब कैपिटल गेन्स की तरह होगा। तो अगर किसी को अगर 25, 30 या 35% पहले टैक्स देना पड़ता था, अब उसको 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। जो प्रमोटर्स हैं, जहाँ तक उनका संबंध है, उनको अगर वो कॉर्पोरेट प्रमोटर्स हैं तो शायद उनको 20% देना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में रेट 25% है, तो उनको 5% का बेनिफिट है। और अगर वो पर्सनल में कैपेसिटी में लेते हैं, नॉन कॉर्पोरेट में लेते हैं, तो 30% है। और नॉर्मली प्रमोटर्स का रेट 40% के आसपास होगा मेरे ख्याल से, तो उनमें उनको 10% का बेनिफिट है। तो प्रमोटर्स को कम बेनिफिट है, पर आम जनता को इसका बहुत बेनिफिट है, तो ये अच्छा ही है, प्राविधान अच्छा है निकाला है। इसमें खासतौर से ऐसे मोर्चे पे जब इक्विटी मार्केट से एफपीआई एफआईज के आउटफ्लोज काफी रिकॉर्ड होते जा रहे थे, तो टैक्स में ऐसा कुछ आपको लगता है बजट में कुछ ऐसा कुछ किया गया जो उस आउटफ्लो को रोक सके? नहीं, आउटफ्लो को तो नहीं रोकेगा देखिए, बट ये जरूर किया है कि सिंप्लीफिकेशन पे बहुत फोकस किया। और एक जो उन्होंने किया है कि अगर जो मैं अभी समझना पड़ेगा, जो बोला है कि फॉरेन पर्सन्स कैन इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स, उनके सीलिंग बढ़ा दी गई। पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का था, फॉरेन का नहीं था, पर इन्होंने अभी फॉरेन पर्सन्स बोला है। वो 5% से 10% और ओवरऑल 24%, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो आ जाता है और वो फॉरेनर्स भी इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो स्कीम के थ्रू, तो वो काफ़ी अमाउंट काफ़ी बड़ा है। क्योंकि इंडिया में अगर वो देखेंगे जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, बाकी चीज़ें अच्छी है, काफ़ी लोग इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। एसोचैम के प्रेसिडेंट एन.के. मिंडा ने कहा है कि बाजार के कई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। शुरुआत में ही 6 एरियाज की बात की वित्त मंत्री ने। मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, इंफ्रा, एमएसएमई, और इसके अलावा 12.2 लाख करोड़ का केपेक्स FY27 के लिए। ये अनाउंसमेंट अप टू द एक्सपेक्टेड लाइंस रही। कैसे कमेंट करेंगे ओवरऑल जो बजट स्पीच आपने सुनी उसके बाद? देखिए, हम लोगों ने एसोचैम के माध्यम से सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी को 5 पिलर के अंदर में हर एक सेक्टर से कलेक्ट करके इनपुट्स दिए थे। हमारे 20 सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, टूरिज्म, सबको मिला करके हमने 20 सेक्टर से कोलेक्ट किए थे। और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने 5 सेक्टर में हमारी कम से कम, नहीं तो मैं जब नोट कर रहा था तो 25 रिक्वेस्ट पूरी करी है। अगर मैं कुछ गिनाऊं तो मेक इन इंडिया के अंदर में हमारा पहला पिलर है, दूसरा है हमारा ईज ऑफ डूइंग, एमएसएमई ग्रोथ और डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी।
तो मैं अगर शुरुआत करूं मेक इन इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना और विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अक्रॉस द कंट्री के अंदर में फ्रंटियर सेक्टर्स में बनाया, सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए जो एनहांस आउटले दिया उन्होंने, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए, डेडिकेटेड केमिकल पार्क बना रहे हैं, रेयर अर्थ के लिए कॉरिडोर बना रहे हैं, बायोफार्मा शक्ति और जो पोजीशन है उसको एनहांस कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारे मेक इन इंडिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मैं जाऊं तो जो PM गति के लिए हमने इनको बोला था स्ट्रेंथनिंग करें फ्रेमवर्क को, तो फास्टर अप्रूवल के लिए उन्होंने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए बताया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कंप्लायंस जो देखा थ्रू द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम ड्यूटीज के अंदर में काफ़ी सिंप्लीफिकेशंस किया है, कस्टम फास्टर रेजुलेशंस के ऊपर में काम किया, इंक्लूडिंग टाइम बाउंड एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स पर, और रिडक्शन इन टैक्स जो है हमारा TCS के माध्यम से जो है, और कंप्लायंस के लिए उन्होंने नॉन रेजिडेंट्स के लिए थ्रू द इन्वेस्टमेंट डिफरेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग किया। और भी बहुत गुंजाइश है ईज ऑफ डूइंग के अंदर में करने में, हम लगातार बने रहेंगे उनके संपर्क में। और MSME जो बहुत बड़ा हमारा पिलर है हमारी मेक इन इंडिया के लिए, उसके लिए उन्होंने जो 10,000 करोड़ का MSME फंड बनाया, ग्रोथ फंड बहुत ही सराहनीय है। और MSME जो कि पोजीशन जो इक्विटी जो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोफेशनल सपोर्ट्स के, कैश फ्लो उनका जो बेस्ड एक्सपेंशन किया कि डिजिटाइजेशन के माध्यम से किस तरीके से उनके कैश फ्लो में और स्ट्रेंथनिंग आए, और NBFC लेड जो क्रेडिट का उन्होंने वो किया। ये 3 पिलर हुए। और उसके बाद हमारा जो चौथा पिलर डिजिटाइजेशन इकोनॉमी का, तो उन्होंने जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंस, पेमेंट एंड क्रेडिट डिलीवरीज, फेबुलस, एक्सपेंशन ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर्स जो इसमें किया, फ्रेमवर्क एंड डेटा ड्रिवन ट्रेंडिंग्स, इंसेंटिव ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टैक्स हॉलीडेज, बहुत ही सराहनीय है। फॉरेन क्लाउड कंपनीज को जो उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर में काम कीजिए और उनको टैक्स हॉलीडेज दिया। डिजिटल एनेबलमेंट ऑफ टूरिज्म, सर्विस एंड एजुकेशन बहुत। और सर टूरिज्म के रिगार्डिंग जो TCS ओवरसीज ट्रैवल पे कट किया है, या फिर मेडिकल और एजुकेशन रिलेटेड जो अनाउंसमेंट की है, कितनी अच्छी खबर आप इसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छी देखता हूं जो उन्होंने बताया कि 12 शहर हैं, 12 शहर वो प्रमोट करेंगे। टूरिज्म में बहुत काम हो सकता है, ऐसी बहुत सारी टूरिज्म प्लेसेस के अंदर में प्रमोट कर रहे हैं, और ये सेक्टर बहुत हमारी GDP की ग्रोथ के अंदर में कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छी चीज मुझे लगी कि ये जो 12,02,000 करोड़ का, 12,20,000 करोड़ का जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, हमने रिक्वेस्ट करी थी कि 14,000 तक जाइए, बट चलो फिर भी काफी 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई, तो सबसे अच्छी एक चीज ये लगी। और आपको बता दें कि आज जो बजट टाइम में बजट की बिग पिक्चर पर बड़ी बहस दिग्गजों के साथ होगी। बजट विकसित भारत का विजन शाम 7:57 पर, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।